नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई। आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस की टीम ने शुरू की कार्रवाई। बड़ी जानकारी, राजधानी लखनऊ में पहले दिन 123 वाहनों का किया चालान। शहर में करीब 25 लाख गाड़ियां आरटीओ में पंजीकृत। करीब 40% वाहनों ने नहीं लगी है HSRP। तो बड़ी जानकारी, 123 वाहनों का चालान हुआ है लखनऊ में। आपको बता दें, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आरटीओ में पंजीकृत है 25 लाख गाड़ियां। शहर की ये जानकारी है, करीब 40% वाहनों में नहीं लगी HSRP। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। वाहनों को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस की टीम ने शुरू की कार्रवाई। इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ अखंड प्रसाद शाही जुड़ चुके हैं। अखंड, क्या है पूरी खबर? देखिए, अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है और 25 लाख से ज्यादा गाड़ियां जो है वो आरटीओ में पंजीकृत है। अपडेट दीजिए। और क्योंकि ये सब कुछ पहले ऑनलाइन एक प्रोसेस होता है, इस ऑनलाइन प्रोसेस के बाद फिर आरटीओ एजेंसी में आरटीओ में पैनल जो एजेंसीज हैं वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट चिप अलॉट कराती हैं और फिर उसके बाद उसे गाड़ियों में लगाया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस को बहुत सारे लोगों ने अभी भी लखनऊ में फॉलो नहीं किया है। 25 लाख से तकरीबन गाड़ियां आरटीओ में, लखनऊ आरटीओ में पंजीकृत हैं और बावजूद इसके अभी भी 40% अगर वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अभी तक नहीं लगाया गया है। तो इसको लेके जो एक मानक तय किया गया है कि हाँ, गाड़ियों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, वो एक क्लिक पे सारा कुछ पता हो जाए, वो चिप के जरिए कोई भी एक्सेस कर सके उस गाड़ी के बारे में जब सिक्योरिटी या इस तरीके की जरूरत पड़े। तो वो सारी चीजें अभी भी सारी कवायद बेमानी होती है। तो लिहाजा अब 15 तारीख लास्ट डेट उसकी तय की गई थी कि 15 फरवरी के बाद जो भी इस तरीके की गाड़ियां होंगी जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जिनसे नहीं है, उनका चालान किया जाएगा। इस सिलसिले में अब तक 123 वाहनों का चालान किया गया है और 123 वाहनों के अलावा आज भी ये सिलसिला जारी है और आज शाम तक देखते हैं कि कितना जगह जगह चूंकि चेकिंग की जा रही है और बड़ी ही सख्ती के साथ इस नियम को लागू किया जाना है। तो इसको लेकर परिवहन विभाग अपनी पूरी तैयारी में भी है। पुलिस इसके साथ कहीं न कहीं एक सहयोगी भूमिका निभाती हुई दिखाई दे रही है और चालान 5,000 रुपए का है। तो जाहिर सी बात है, लोगों को अब शायद डर की वजह से ही सही, लेकिन उन्हें अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना उनके लिए अब मजबूरी भी। जी, सुबह से अभी तक तकरीबन 123 गाड़ियों का चालान हो चुका और देखिए इसमें करीब 40% वाहन में HSRP नहीं लगाता। तो देखिए, एक बड़ी लापरवाही जो है जनता की तरफ से आती है, उस पर जो प्रशासन अब अलर्ट हो गई है। क्या कहना चाहेंगे आप कि क्यों ऐसी लापरवाही है जो है वो गाड़ी चलाने वाले लोग करते रहते हैं? देखिए, इसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेके जो आम धारणा जो है वो यही है कि क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसेस होती है, पहले ऑनलाइन इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है और फिर उसके बाद ऑफलाइन आके जो गाड़ियों में उसे असेंबल किया जाता है, उस नंबर प्लेट को असेंबल किया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में कुछ समय भी लगता है, पैसे की भी बात होती है। तकरीबन 1,000 से 1,200 रुपए इसके खर्च में आता है। लेकिन लोग अभी भी इस चीज को लेके उतने अवेयर नहीं थे, क्योंकि एक आदत सी बनी हुई है जो कि इन सारी चीजों की प्राथमिकता नहीं रहती। तो प्राथमिकताओं में न होने की वजह से भी एक बड़ी वजह होती है। और दूसरी चीज ये कि अपनी सिक्योरिटी को लेके, अपने गाड़ी की सुरक्षा को लेके या फिर तमाम जो उसके रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारी चीजें पूरी न होने की वजह से भी बहुत सारे चीजें अधूरी रह जाती हैं। पेपर को लेके लोग संभालते नहीं है, तो उनको भी काफी दिक्कतें होती हैं। तो लापरवाही एक बड़ी वजह है जिसके चलते अभी तक माना जा रहा है कि ये दिक्कत है और उसको डर की वजह से या फिर कानून के डंडे से उसे अगर ठीक किया जा सकता है तो ये कोशिश हो रही है। और 15 तारीख चूंकि मियाद तय की गई थी कि 15 तारीख के बाद अगर 15 फरवरी के बाद अगर ऐसी गाड़ियां पाई जाती हैं तो उनका चालान किया जाएगा और 5,000 रुपए कम से कम उसका चालान होगा। तो जाहिर सी बात है, जो 1,000-1,200 में जो सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लगवाया जा सकता है उसके लिए 5,000 रुपए पहले पनिशमेंट झेलना होगा और उसके बाद फिर उस नंबर प्लेट को लगवाना भी होगा। तो ये एक अलग तरीके का पनिशमेंट है, तो जिसको लेके अब लोगों में एक जागरूकता आएगी, उम्मीद की जा रही है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद अखंड, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए चलते हैं बिहार, जहां पे गृह मंत्री अमित शाह कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, ये सारा पैसा जो खा गए उनकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में ये तय किया है कि जैसे ही भाजपा की सरकार बनती है, सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में हम सभी लोगों की जांच कराकर उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दें। आप लोग सहमत हो या नहीं हो? जांच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जरा जोर से बोलिए, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो अच्छे से चल रही। गैस मिल गया, चावल मिलता है या नहीं मिलता है? आपको मिलता है ना? मालूम है कौन भेज रहा है? अरे जोर से बोलो, कौन भेज रहा है? और जोर से बोलो, कौन भेज रहा है? और जोर से बोलो, कौन भेज रहा है? सबको कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? दोनों टीके लग गए। किसने लगाए? अरे जोर से बोलो, किसने लगाए? अगर मोदी जी टीका न लगाते तो चीन की तरह हमारे यहां भी कोरोना फैल जाता। मोदी जी ने देश के 130 करोड़ लोगों को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं, अभी ये मुकुल संगमा नया नाम बदल कर आ गए हैं। पहले कांग्रेस पार्टी में थे, अब टीएमसी में आ गए। भाई मुकुल संगमा जी को मैं पूछना चाहता हूं, पहले बंगाल की हालत देखिए, बंगाल के गरीबों की हालत देखिए, ये मेघालय से भी खराब। अब टीएमसी को वोट दिया तो मेघालय के गरीबों का भला हो सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, हो सकता है क्या? अब मुकुल संगमा टीएमसी में चले गए, वहां तो टोलाबाजी, कटमनी, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी बंगाल में चरम सीमा पर है। अगर मुकुल संगमा को जिताया तो यहां पर भी कटमनी, भ्रष्टाचार, टोलाबाजी आएगी, गुंडागर्दी आएगी। और कोनराड संगमा तो है ही, इन्होंने आपका भला किया है क्या? अरे बोलो ना भाई, किया है क्या? पक्का नहीं किया है तो मुकुल संगमा कर नहीं सकते। वो भी काफी साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने नहीं किया। कोनराड संगमा भी यहां मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने भी नहीं किया। तो बचा कौन? कौन बचा? कौन बचा? तो ना मुकुल संगमा को हम वोट दे सकते हैं, ना कोनराड संगमा को। मोदी जी के कमल पर एक वोट दे दीजिए। हम यहां पर मेघालय में एक गरीबों की साथी, गरीबों के भाई, इसी सरकार बनाएंगे और सभी गरीबों के लिए हम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, मनरेगा की स्कीम को भी यहां पर भ्रष्टाचार ने डस लिया है। यहां के एमएलए पर भी भ्रष्टाचार के ढेर सारे आरोप लगे हैं। और इसके साथ साथ मेघालय सरकार का बजट में 1800 करोड़ रुपए की घाटा, फिस्कल डेफिसिट कर भ्रष्टाचार किया। रिजर्व बैंक के अनुसार मेघालय भारत में सबसे कम ग्रोथ रेट वाला राज्य है। आप तो आसाम के पड़ोसी हो। आसाम में जब भाजपा की सरकार बनी
तब आसाम निचले से दूसरे नंबर पर था और आज आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मेघालय सबसे नीचे है। मैं आपको कहता हूं कि एक बार बीजेपी पर भरोसा करिए। मेघालय के युवाओं को और मेघालय को आगे बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमने हमारे घोषणा पत्र में तूड़ा में एक ITI पार्क का प्रॉमिस दिया है। 2 SEZ खासी और जंतिया हिल पर करे है। MSME लघु उद्योग के लिए 1000 करोड़ का पैकेज बनाने की बात की है और हर घर में 24 घंटा बिजली माताओं बहनों को पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। कोनराड संगमा के नेतृत्व में मेघालय एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड भयंकर भ्रष्टाचार कर आज डूब गई। मित्रों, अच्छी सड़क, अच्छी शिक्षा और अच्छी बिजली, ये तीनों विकास की पहली शर्त। और इसके साथ साथ हर व्यक्ति का स्वास्थ्य, हर व्यक्ति की हेल्थ। भारतीय जनता पार्टी 5 लाख रुपए तक, जैसा मैंने आगे कहा, सारी की सारी बीमारियों का इलाज मुफ्त में करेगी। मोदी जी ने ढेर सारे नए मेडिकल कॉलेज बनाए। मेघालय में भी 2 दिए, एक शिलोंग में और एक तुरा में, मगर बना नहीं। इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि मेघालय के बच्चे डॉक्टर बने, उसमें परिवार का क्या फायदा। मैं आपको कहता हूं, बीजेपी की सरकार बना दीजिए। हम मेघालय के अंदर ये 2 आधे अधूरे पड़े हैं वो, और 2 मेडिकल कॉलेज, 4 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, जिससे हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए असम और दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ सारे गरीबों का मुफ्त में इलाज हो। अब मुझे मालूम है मुकुल संगमा जी कल कहेंगे कि अमित भाई वादा कर गए, इसमें क्या है। संगमा साहब, हम सिर्फ वादा नहीं करते। हेमंत जी बैठे हैं, आसाम में हमारी सरकार बनने के बाद 5 मेडिकल कॉलेज नए बनाने का काम समाप्त हो चुका है और आसाम के बच्चे अब वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और गुजरात में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का काम हमारा चल रहा है। मोदी जी ने 16 रूट्स पर हवाई सेवा का कनेक्टिविटी किया है, मगर यहां पर तुरा में एक एयरपोर्ट पड़ा है, गारो हिल पर एक एयरपोर्ट पड़ा है, वो चालू नहीं होता है। हमने तय किया है कि चुनाव के बाद गारो हिल का एयरपोर्ट भी चालू कर हम गारो हिल को भारत के साथ जोड़ने का काम करेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जो पैसा खा गए हैं, हम फिर इसको रिवाइव कर हर गांव को जोड़ने का काम करेंगे। मोदी जी ने इस बजट में नॉर्थ ईस्ट में 100 एकलव्य प्राथमिक शालाएं दी हैं। इसमें से 39 एकलव्य मॉडल स्कूल मेघालय में बनाने का तय किया है, जिसमें हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। और इसके साथ साथ मोदी जी PM डिवाइन लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से पिछड़े हुए इलाकों का विकास होगा। 6000 करोड़ रुपया नॉर्थ ईस्ट के लिए PM डिवाइन के माध्यम से खर्च करना है। इसमें और भी बजट डाला जा सकता है। हम गारो हिल और मेघालय को PM डिवाइन में प्रायोरिटी देंगे। ये मैं आज आप सबके बीच में कहकर जाता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी 2014 तक। मोदी जी 14 के बाद प्रधानमंत्री बने
ये पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी से, आतंकवाद से पीड़ित था। आसाम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मणिपुर हो, आप मुझे बताइए, अब बम धमाके सुनाई पड़ते हैं कभी? जोर से बोलो, सुनाई पड़ते हैं? गोलियों से लोग मरते हैं क्या? 8,000 से ज्यादा युवाओं को मेन स्ट्रीम में आने के लिए हथियार डालकर मोदी जी ने हाथ फैलाकर सबको गले लगाया है। मैं मेघालय के लोगों को भी कहना चाहता हूं, इंसर्जेंसी के ग्रुप में अभी भी कुछ युवा है, आप आइए, भारत के विकास के साथ जुड़ जाइए। इस देश के प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं कि इंसर्जेंसी ग्रुप की हिंसा में कोई भी मारा जाए, सभी को साथ में लेकर चलना है। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर पहले अपसपा लगा हुआ था, हमने 60% से ज्यादा क्षेत्र को अपसपा से मुक्त कराकर एक शांत और विकासशील उत्तर पूर्व की नींव डालने का काम किया है। मित्रों, उत्तर पूर्व की नींव डालने नरेंद्र मोदी जी 40 साल के बाद कोई देश का प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की मीटिंग में शिलोंग आए और मोदी जी 51 बार 51 टाइम नॉर्थ ईस्ट में आए। वो बताता है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए मोदी जी के मन में कितनी जगह है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं आपको अपील करने आया हूं, हम इस बार मेघालय की 60 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। गारो हिल पर सभी सीट पर हमारे प्रत्याशी, आप सभी लोग एकजुट होकर, एकत्रित होकर यहां कमल की सरकार बनाइए, भाजपा की सरकार बनाइए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाइए। और यही रास्ता है मेघालय को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का, यही रास्ता है मेघालय के गरीबों के कल्याण का। मुझे बताइए, आप सभी लोग कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? आप तो दबाएंगे, साथ में पड़ोसी को भी कहना है कि कमल को वोट दो, कहेंगे क्या? जोर से बोलो, कहेंगे? बीजेपी को जिताएंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ दोनों हाथ और संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे हम लोगों ने जो इलेक्शन कैंपेन सॉन्ग किया है उसको हम लोग साथ में सुनेंगे, उसका आनंद लेंगे, मोदी जी को समर्थन देंगे। गाना बजाइए, सब लोग खड़े हो जाइए, एक बार खड़े हो जाइए। तो मेघालय में यहाँ संबोधन कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें कि मेघालय में कुछ दिनों में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर ये संबोधन करें। मेघालय के रंगसाकोना में जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। 60 सीटों पे यहाँ पे विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर वो संबोधन कर रहे थे।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग की ओर। जेल में पत्नी से अब्बास की अवैध मुलाकात का मामला, निकहत और उसके ड्राइवर आज से पुलिस कस्टडी में। निकहत 3 दिन और ड्राइवर 5 दिन में रहेंगे कस्टडी में। पुलिस दोनों से करेगी पूछताछ। तो बड़ी जानकारी अब्बास के ये मामले में जानकारी बता रहे हैं, उनकी पत्नी 3 दिन के लिए कस्टडी में रहेगी, तो वहीं ड्राइवर 5 दिन के लिए कस्टडी में रहेगा। जानकारी दे रहे, बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। जेल में पत्नी से अब्बास की अवैध मुलाकात का ये मामला है, जिसको लेकर 3 दिन की कस्टडी में 3 दिन की कस्टडी में रहेगी अब्बास की पत्नी, तो वहीं ड्राइवर को 5 दिन की कस्टडी में रखा गया है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। पुलिस कस्टडी में निकहत और ड्राइवर पुलिस कस्टडी में है। आपको बता दें कि अब्बास के अवैध मुलाकात को लेकर ये जो है कस्टडी ली गई है, पुलिस दोनों से पूछताछ करेगी। तो बड़ी जानकारी, जेल में पत्नी से अवैध मुलाकात का ये मामला है। आपको बता दें अब्बास से अवैध मुलाकात किया, उसके बाद से पुलिस ने कस्टडी में ले लिया उनकी पत्नी को 3 दिन के लिए, तो उनके ड्राइवर को 5 दिन के लिए कस्टडी में रखा गया है। इसी खबर पर चंदन वर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। तो क्या है ये पूरा मामला, किस तरीके से अवैध मुलाकात हुई जेल में, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल स्वीटी, मैं आपको बता दूं, चित्रकूट जेल में बाहुबली मुख्तार अंसारी का बेटा जो अब्बास अंसारी है, ये जो है वहां पर जेल में जो है बंद था। उसके बाद जो इसकी पत्नी है निकहत, वो इससे मिलने के लिए गई थी, और वही कई बार ये इसकी मुलाकात उसमें जो है जेल में जो है अब्बास अंसारी से कराई जा रही थी, जिसकी जानकारी चित्रकूट एसपी को लगी। और वही मौके पर जब छापेमारी हुई तो निकहत जो है एक कमरे में मिली, अब्बास अंसारी के साथ बातचीत करते, तो उसमें जो है उसमें इसकी गिरफ्तारी निकहत की गई थी, और निकहत को जो है मजिस्ट्रेट सक्षम जो है मजिस्ट्रेट है उनसे पेश किया गया था। उसके बाद इसको जेल भेजा गया। पुलिस ने इसकी जो है रिमांड लिया है। निकहत की जो रिमांड ली गई है वो 3 दिन की निकहत की रिमांड ली गई है, और जो वही ड्राइवर था उसकी 5 दिन की कस्टडी में जो चित्रकूट पुलिस लाइन है वहां पे इनसे पूछताछ की जाएगी। जी सुल्टी जी, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि किस तरीके से वो जेल में मिलते रहे, पुलिस के नाक के नीचे से मिलते रहे और पुलिस को पता नहीं चला। देखिए सबसे बड़ी बात स्वीटी ये है कि जिस तरह से ये अब्बास अंसारी की जो पत्नी है निकहत, ये मिलने जाती थी, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जेल के जो प्रशासन है उसके ऊपर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि किस तरह से बाहुबली जो मुख्तार अंसारी है, इनका बेटा बंद था चित्रकूट जेल में, और ये निकहत जाती थी अक्सर मुलाकात करने की। तो ऐसे में सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा है वो जेल प्रशासन पे खड़ा होता है कि किस तरह से मुलाकात होती थी। हालांकि जेल प्रशासन, अगर जेलों की अगर बात कर लिया जाए, तो अगर आम आदमी की बात करी जाए तो कोई भी अपने अगर रिश्तेदार या अपने भाई बंधु से कोई मिलने नहीं जाता, उसको कोई भी अनुमति नहीं दी जाती। लेकिन ऐसे में ये निकहत कैसे जाती थी मिलने के लिए, और उसको किसकी अनुमति पे जाती थी मिलने के लिए, तो सबसे बड़ा देखिए स्वीटी ये सवाल खड़ा हो रहा है। उसके बाद जो है मुख्तार अंसारी का जो बेटा है उसकी जेल जो है दूसरी जेल में उसको शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन आज एक जो पूछताछ की जाएगी, सबसे बड़ी पूछताछ होगी, और पूछताछ में क्या चीजें निकल कर सामने आती है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, किन किन का हाथ है जो इसको जो है निकहत को जेल के अंदर की एंट्री कराता था। जी, ये पहली बार है कि वो जेल में ऐसे अवैध तरीके से मिली थी? इससे पहले भी क्या वो मिली है? ये पहली बार है जब ऐसा नहीं हुआ? अगर जब पूछताछ हो गई उसके बाद से क्या लगता है पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो है कार्रवाई करेगी अपर स्तर के लोग? देखिए स्वीटी, पूरी अगर बात कर लिया जाए तो जेल में अधिकतर जो है कई बार हो सकता है मुलाकात हुई हो, लेकिन जिस तरह से जब पुलिस को सूचना मिली निकहत वहां मौजूद थी, वहां कमरे में मौजूद थी निकहत, और निकहत का जो पति है अब्बास अंसारी, वो दोनों मौजूद थे। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जेल के अंदर कैसे मुलाकात करने निकहत पहुंची, किसके सतह पर पहुंची, किन किन का हाथ है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात ये देखने वाली है कि आज की जो ये पूछताछ है, पुलिस की पूछताछ में क्या क्या चीजें सामने निकल के आती हैं, उसी के बाद देखिए स्वीटी तस्वीरें साफ हो पाएंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए चंदन। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।